वेरी वार्म वेलकम टू द यूपीएससी लैब। आज जो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी अपने खुद में ही बहुत एक वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की जा रही है। और करेंटली हमारा क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो इस टाइप पे इसकी तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, प्लस इसके एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। बिकॉज यूपीएससी में खुद का एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक एप्लीकेशंस आते हैं जिसके अंदर मेनली आपको क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के। यूपीएससी में क्या कहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस जो पूछने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है। तो जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, आज इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर मेनली हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे और फिर स्लोली करते हुए इस टॉपिक के एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे और उस एप्लीकेशन के बाद क्या करेंगे, हम इसे अच्छी तरीके से एक प्रॉपर ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग लेके हम इसे करंट अफेयर के साथ रिलेट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप ये टॉपिक आप ध्यान से समझेंगे और इससे जो भी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती है आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग मेनली क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती है, एंड देन उसके बाद उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन जैसे फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन का कैसे हुआ, ठीक है, जीन एडिटिंग कैसे किया जाता है। आजकल हम लोग बहुत देख रहे हैं न्यूज़ में कि हम लोग बीटी कॉटन से काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं ग्रोथ देख रहे हैं कॉटन के अंदर। हम लोग वैसे सिमिलर वे में देखेंगे क्या कहते हैं कि आपके जीन एडिटिंग्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से होता है करके, उन सारे चीज़ों को हम लोग को इस टॉपिक के अंदर समझना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। When we talk about the बेसिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें आएंगे, जैसे सेल्स क्या होते हैं, आप क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, उन सारे मतलब बायोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजी है हम लोग उसको बेसिक से समझते हुए जाएंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्या है और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में जो रहती है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जब भी अगर हम लोग बेसिक्स पे आते हैं तो बेसिक में सबसे पहले आपका आता है सेल्स, सबसे बेसिक यूनिट। किसी भी बायोलॉजी में हम लोग, इसका नाम ही बायोटेक्नोलॉजी है। देन वी टॉक अबाउट द बायो, मतलब लाइक जो भी लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे बेसिक है, सबसे स्मॉलेस्ट टॉपिक, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो आता है वो आता है क्या है, आपका सेल्स आता है। अब सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स की बात किया जाता है कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या कहते हैं आपके लाइफ को जनरेट करने में हेल्प करता है। अभी जो ये सारे सेल्स हैं वो एक साथ, आपकी बॉडी जो है वो एक सेल से बनी हुई है। ठीक है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। तो सेल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट किसके लिए, आपके लाइफ के लिए। ठीक है, लाइफ के लिए जो बेसिक यूनिट जो होता है वो आपका सेल होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन भी लिख दिया है कि सेल इज डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी में, जो भी हमारा बॉडी हो या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स हो, उन सारे बॉडीज में क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्स कोई ना कोई किसी ना तरीके से हमारे लिविंग लाइफ को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। ठीक है, तो हर एक सेल क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है और किसी ना किसी चीज़ों के लिए वो काम करता है। हम लोग देखते हैं कितने टाइप के सेल्स होते हैं, उसका क्या काम होता है। When we talk about the type of cell, ये सेल्स, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स करता क्या है। सेल्स जो है हमारा एक टाइप का फैक्ट्री है। क्या है, एक टाइप का फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री है, इमेजिन करो ये फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री में आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को लिविंग, आप लोग आपके आसपास के एरियाज में बहुत सारे फैक्ट्री सुना होगा कि फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है, हमारे वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स यहाँ पर क्या करते हैं, काम करने जाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद क्या होता है, उनको क्या होता है, उसकी अर्निंग होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक फैक्ट्री का वर्क होता है। तो सिमिलर वे में हमारा सेल भी जो क्या है, एक टाइप का फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन्स हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये ऑर्गेनल्स क्या करते हैं,
आपके सेल को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो जिस तरीके से किसी भी फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, वर्कर्स काम करते हैं और उस फैक्ट्री को आगे लेके जाते हैं, सिमिलर वे में क्या कहते हैं, हमारा बॉडी में जो सेल है वो सेल का एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो एक्चुअली वर्क करते हैं, और उस वर्क करने के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी प्रॉपरली क्या होता है, फंक्शन कर पाता है, हमारा बॉडी क्या कर पाता है, फंक्शन कर पाता है। तो इसके लिए बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि हमारा जो सेल है वो क्या है, एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लेबर्स है, जो हर लेबर क्या करता है, अपना अपना काम किया जाता है। उस फैक्ट्री के अंदर कोई क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री किसका है, आपका क्लोथिंग फैक्ट्री है। अब क्लोथिंग फैक्ट्री के अंदर जैसे आप देखते हो क्या कहते हैं, कोई डाई का काम कर रहा है, कोई कलर कर रहा है, कोई कपड़े के शीट को चेंज कर रहा है, कोई मशीन से क्या कहते हैं क्लोथ्स बना रहा है। तो हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का कुछ ना कुछ काम होता है एक फैक्ट्री के अंदर, जिसके लिए उनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पर भी जो हमारे सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। उस फैक्ट्री के अंदर कौन काम कर रहा होता है, आपके ऑर्गेनल्स काम कर रहे होते हैं। कौन काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनल्स काम कर रहे होते हैं। अब इस ऑर्गेनल्स के अंदर कौन कौन एक्चुअल में काम करते हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन्स। अब ये सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, देखिए ये हमारे सेल का पिक्चर है। अब इस सेल के पिक्चर में देखिए ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, आपका जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर क्या है, आप इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये आपको हमारे सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। इट्स अ लेयर, मतलब लाइक सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, आपका एक प्रोटेक्टिंग शील्ड है हमारे सेल के लिए। तो इसको याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे सेल के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। फिर बाद में आगे अब लोग देखेंगे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। सिमिलर वे में देखिए सेकेंड कौन सा टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेल देखा, सेल क्या हमारा प्रोटेक्टिंग सेल है, ठीक है, ठीक है। सेल क्या है, हमारा प्रोटेक्टिंग सेल है, मतलब प्रोटेक्टिंग लेयर बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ सेल है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ सेल है। तो ये ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो पिंक ब्लू कलर का जो मार्क दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का मार्क जो दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये सब क्या है, ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है हमारे सेल के अंदर, ये हमारा सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर बोल सकते हैं उसको पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो इसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ये सब चीज़ें हम लोग बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, इसको और अच्छी तरीके से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। सेल मेम्ब्रेन्स क्या है, हमारा प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस है, जिसको क्या कहते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस क्या प्रोवाइड करता है आपको, ब्रेन, मतलब क्या चीज़ें, मतलब आपके सेल को वर्क करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का आइडिया किसके पास होता है, आपका सेल के पास होता है, ठीक है। सिमिलर वे में गोल्गी एपरेटस है। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, जो आपके बॉडी का जो भी वेस्ट पार्टिकल्स होता है उसको बाहर निकालने का काम होता है आपके गोल्गी एपरेटस का, ठीक है। फिर सिमिलर वे में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर क्या कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारी चीज़ें क्या, आपको हम लोग ये सब चीज़ों को बेसिक में और आगे जाके समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसके लिए ये जो सीरीज़ होगा इसको ज्वाइन रखेगा, तो आपका बायोलॉजी प्लस क्या कहते हैं आपका बायोटेक्नोलॉजी, उन सब चीज़ों को इसके अंदर अच्छी तरीके से समझते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हम लोगों ने सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स समझे कि क्या क्या चीज़ें होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारा प्रोटेक्टिंग होता है, आपका न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ सेल बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, जो आपके वेस्ट को निकालते हैं। अभी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, प्रोटीन जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गए, हम लोगों ने सेल्स के बारे में धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने समझा। अब देखिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। जब वी टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक,
तो इसका मतलब होता है कि आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के अंदर। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या है, किसी भी सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है देन वी कॉल्ड क्या, यूकैरियोटिक सेल। किसी भी सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है देन वी कॉल्ड अ यूकैरियोटिक सेल। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए होता है। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों को समझेंगे आगे जाके क्या क्या चीज़ है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक क्रोमोसोम और डीएनए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनके बिना क्या कहते हैं, जो भी जीन एडिटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। अगर हमको डीएनए नहीं पता, हमें क्रोमोसोम नहीं पता, तो जीन एडिटिंग जो करने की बात करते हैं वो उसके बारे में हम लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इसके लिए ये दोनों टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि क्रोमोसोम क्या होता है और डीएनए क्या होता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अब कोई एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे सबऑर्डिनेट एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे अपने एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर सीडीएस के एग्जाम देने जा रहे हो, तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्स अगर देने जा रहे हो तो वहाँ पर क्वेश्चन में बायो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि क्रोमोसोम कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, तो ऐसे चीज़ें पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है सेल्स में कौन से टाइप्स ऑफ सेल के अंदर क्या कहते हैं, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जा सकते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो है आपको ध्यान रखना, इट्स अ न्यूक्लियस प्रेजेंट सेल, और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो ये सेल्स देखा, ये आपको किसके अंदर है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये कौन सा सेल हुआ, ये आपका यूकैरियोटिक सेल हुआ, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये पिक्चर किसका है, आपका यूकैरियोटिक सेल का पिक्चर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। चलिए, तो इसी को कंटिन्यू करते करते हम लोग ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और क्या हाँ ये प्रेजेंट होता है एक्चुअल में। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके यूनिसेलुलर, क्या यूनिसेलुलर आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ये एक ही सेल से बना होता है, और इस सेल्स में क्या कहते हैं, ये रेस्पिरेशन हो गया, ये क्या कहते हैं फूड को डाइजेस्ट करना हो गया, या फूड को कंज्यूम करना हो गया, ये सब के सब चीज़ें क्या कर रहा होता है, सब के सब आपका एक ही सिंगल सेल से सारे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, एक सिंगल सेल से ये वर्क कर रहा होता है। फिर सिमिलर वे में अगर मैं क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन है। ठीक है, अब ह्यूमन जैसे फॉर एग्जांपल अब सारा काम जो है इसका बॉडी में हर एक काम क्या डिवाइड कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल हमारा जैसे स्टमक क्या है आपका, क्या कहते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है। फिर प्लस क्या कहते हैं आपका लंग्स क्या कर रहा है, आपका कहते हैं ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए हेल्प कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, आपके पंप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके सेल से बने हुए हैं, और ये सेल्स क्या कर रहे हैं अपने मतलब सेल से बने हुए, ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए, और ये ग्रुप ऑफ सेल क्या है आपके यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर्स है, मतलब हर एक सेल डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिंगल सेल होता है, और ये सिंगल सेल क्या कर रहा होता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कंजम्पशन, सब कुछ एक ही सेल ही यहाँ पर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में। तो यूनिसेलुलर जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपका सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोकैरियोटिक सेल में ध्यान रखना है कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना कि इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आपके न्यूक्लियोइड के अंदर स्प्रेड होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये पिक्चर देखो, ये जो येलो ये जो है ये आपका न्यूक्लियोइड है। ये देखो, ये न्यूक्लियोइड है, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया के अंदर ये जो पर्पल सा दिख रहा है ये न्यूक्लियोइड है, और ये न्यूक्लियोइड क्या करता है आपका डीएनए को कैरी करता है। ठीक है, अब ये लोग
डीएनए को कैरी करते हैं। तो ध्यान रखना ये पर्पल वाला चीज़ क्या कर रहा है, आपके डीएनए को कैरी कर रहा होता है, जिसके अंदर पूरा इस बैक्टीरिया का इंफॉर्मेशन होगा कि इसको क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये क्या फंक्शन करता है बैक्टीरिया, इसमें क्या इसका रोल है पूरे बॉडी का, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टोर किया जाता है, कहाँ पर, न्यूक्लियोइड के अंदर इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर आपके जेनेटिक मटेरियल स्टोर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। कहाँ पर, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो मतलब वो ये यूनिसेलुलर के बारे में ही बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर होता है, पहले पॉइंट ये। फिर नेक्स्ट ये हेरिडिटी मटेरियल कैन बी ईदर डीएनए और द आरएनए, मतलब ये जो अपने मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो उसको क्या कर सकते हैं, आरएनए में या फिर डीएनए में क्या कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोग आरएनए और डीएनए को लास्ट में टॉपिक को कवर करेंगे कि आरएनए डीएनए क्या होता है। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये जो अपने जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पूरे लाइफ टाइम तक कलेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल का साइज़ क्या है, इसका लुक कैसा है, इसमें कौन से इसका फंक्शन क्या है, उन सारे चीज़ों के जो भी डेटाज होते हैं वो अपने आरएनए और डीएनए में स्टोर होते हैं। आरएनए डीएनए का बेसिक एक डेफिनेशन देख लो, ये क्या कहते हैं, आपका आरएनए और डीएनए जो होते हैं, डीएनए जो होते हैं वो आपके डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है इसमें, और जो आरएनए होता है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, बस अभी के लिए इतना ही समझो, हम लोग आगे को आरएनए और डीएनए को समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका आरएनए और डीएनए किसी में भी अपनी जो जेनेटिक मटेरियल्स है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, आपके डीएनए या फिर आरएनए में स्टोर करता है। अभी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल रिप्रोड्यूस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन करता है। अब बाइनरी फ्यूजन का मतलब कैसा होता है कि अपनी फैमिली कैसे बढ़ाता है, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन का मतलब कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये क्या करे, जैसे ये आपका सिंगल सेलुलर एक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया समझिए, बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये अपने आप को बीच में से इक्वली वहाँ क्या कहते हैं, क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। तो मतलब ये नॉर्मली एक बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया से दो डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये दो डॉटर सेल और दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे, ये और दो। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अपना ही क्या बोलते हैं, अपने ही बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करता है और डॉटर सेल में डिवाइड बनते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपने पेरेंट के से क्या होते हैं, एकदम आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, एकदम आइडेंटिकल, मतलब ये एकदम बोल सकते हैं कॉपी होता है, फोटोकॉपी होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का फोटोकॉपी हो, मतलब न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पर जो आपका बैक्टीरिया है उसी का फोटोकॉपी क्या होता है, उसके डॉटर सेल होते हैं, क्योंकि ये अपने में से डिवाइड होकर क्या बन रहे हैं, दो डिफरेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये टोटल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, टोटल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बैक्टीरिया की फोटोज हैं, ठीक है, कैसा दिखता है बैक्टीरिया वो देख लो, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट जो सेल के बारे में बात करते हैं वो है आपका यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का फोटो देख लो, यूकैरियोटिक सेल ये ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल जो है ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक का यू का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, क्या होता है, ट्रू, जिसके अंदर, और क्रियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू और क्रियोटिक का मतलब होता है आपका सेल, ठीक है, न्यूक्लियस। क्रियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसके अंदर होगा जीन। अब देखो, अभी जैसे चलो पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर देखो, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर ये आपका क्या है, ये सेल है, ठीक है, ये आपका पिक्चर है, ये सेल है। इस सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अंदर देखो छोटे छोटे क्रॉस क्रॉस जैसा दिख रहा है। इस क्रॉस क्रॉस को अगर जूम करोगे तो ये क्या बन जाता है, एक एक्स टाइप का एक ये फिगर आता है। ये एक्स टाइप का जो फिगर है ये कुछ और नहीं, ये आपका क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये क्रोमोसोम किससे बना होता है, आपके डीएनए से बना होता है। तो मतलब इट्स अ सिंगल, मतलब इट्स अ स्ट्रैंड, मतलब डीएनए का पूरा क्या है, एक क्या कहते हैं बाइंडिंग करके इसको बनाया गया था। चलो इसको मैं और बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कभी कभी नोटिस करते होंगे कि किसी शर्ट में से कोई धागा रिलीज हो रहा है, ठीक है, किसी शर्ट में से कोई धागा निकल रहा है, ठीक है, या ठीक है, उस धागे को क्या करोगे, आप खींचना स्टार्ट करोगे तो आपका जो कपड़ा है वो क्या होगा, वो लूज होता जाएगा और वो क्या कहते हैं धागे में कन्वर्ट होता जाएगा। तो सिमिलरली आपका जो क्रोमोसोम है वो क्या है, वो एक क्लोथ है, ठीक है। उस क्लोथ के अंदर, वो क्लोथ किससे बना है, एक धागे से बना है, और वो धागा कुछ और नहीं आपका डीएनए होता है,
ठीक है, क्या होता है डीएनए। तो मतलब डीएनए से आपका क्रोमोसोम को डेवलप किया जाता है। ठीक है, वापस एक इमेजिन करो, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा कि कपड़ा है, उस कपड़े में से एक धागा रिलीज हो रहा है, धागा निकल रहा है, उस धागा को आप खींचना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आपका जो क्लोथ्स था वो आपके एक धागे में कन्वर्ट होता जाएगा। किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, एक धागे के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। सिमिलर वे में वो क्लोथ को समझो कि ये क्या है, आपका क्रोमोसोम है, जिसके अंदर क्या है, आपका डीएनए को स्टोर करके रखा है। और वो डीएनए को खींचना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल धागे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। तो डीएनए का मतलब क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू, जो भी चीज़ें आपकी इतने मतलब होते हैं ना हेरिडिटी में, जो भी चीज़ें आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उनने ने जो जो चीज़ें उन्होंने फेस किया, उन्होंने जो भी चीज़ें देखा, उनकी वजह से जो उन्होंने चेंजेस इवॉल्व किया खुद को, तो वो सारे जेनेटिक चीज़ें क्या होते हैं, इसके अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम डीएनए के साथ एक और आता है, वो आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इन सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अब जीन के बारे में बात करते हैं। जीन क्या होता है, जीन इट्स अ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में आपका आइज़ का कलर क्या होगा, वो एक सेट ऑफ एक पार्ट में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। ठीक है, जिसमें आपके बॉडी के आइज़ के इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, जितने पार्ट के अंदर आपके बॉडी के आइज़ के इंफॉर्मेशन। एग्जांपल बता रहा हूँ, बॉडी के मतलब आपके जो आइज़ है उसका कौन सा कलर होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए, जो भी कलर है उसका इन्फॉर्मेशन एक सेगमेंट में, इतने छोटे से पार्ट में, सेगमेंट में स्टोर होगा। तो जितने पार्ट में स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन, या फिर बोल सकते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब छोटा सा पार्ट ऑफ डीएनए को क्या बोला जाएगा, जीन बोला जाएगा। तो ये हम लोगों ने बेसिक चीज़ें समझा कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब देखो, तो हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के बाद आपका जीन आता है, जो हम लोगों ने जस्ट समझा। अभी जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्सुअली और एसेक्सुअली। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एनिमल हो गया। अब प्लांट्स में भी आपको पता है क्या कहते हैं, एसेक्सुअली क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सिमिलर में एनिमल में आपको पता है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। इसके बिना क्या कहते हैं, आपके जो एनिमल्स है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। और प्लांट्स में क्या कहते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते। ध्यान रखना, प्लांट्स में दोनों होता है, एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। तो इसके अंदर कौन सा सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है जीनोम। अब जीनोम क्या होता है, जीनोम इट्स मीन द कलेक्शन ऑफ द जीन। हम लोगों ने जीन समझा क्या होता है, यहाँ पर सेगमेंट ऑफ क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है उसी का जो स्टोर्ड फ्रेगमेंट होता है। अगर बहुत सारे डीएनए को एक साथ कलेक्ट किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, जीनोम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जीनोम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब समझते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम जो होता है इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इन सारे चीज़ों से बाइंडिंग के थ्रू क्या कहते हैं, क्रोमोसोम को बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिक्चर में देखा, ये किसके थ्रू बना होता है, ये आपके बाइंडिंग ऑफ विद प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के थ्रू इसके अंदर स्टोर किया जाता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसमें स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सारे जीन्स के बारे में जो भी होती है वो यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, हम लोग देखा ना कि एग्जाम्पल देखा ना, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम एक टाइप का क्लोथ होता है जिस क्लोथ को किस तरीके से बनाया गया विद द हेल्प ऑफ द डीएनए। और डीएनए को जब खींचना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लोथ खुलता जाएगा, एक सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल धागे में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस धागे के एक प्रॉपर सेगमेंट्स को हम लोग अगर उठा के देखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। क्रोमोसोम इज इक्वल टू क्या, स्ट्रिंग ऑफ डीएनए wrap। सेकेंड, इट इज कनेक्टेड बाय द न्यूक्लिक एसिड बेस स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लिक एसिड बेस स्ट्रक्चर से ये क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, बेसिस होता है, उससे क्या किया जाता है, इसको कनेक्ट करके आपका एक प्रॉपर क्रोमोसोम बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर क्रोमोसोम बनाया जाता है। अब इसमें जो भी इंटायर मतलब क्या कहते हैं, इसमें इस क्रोमोसोम के अंदर जितने भी आपके बॉडी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपकी बॉडी का कलर, आपकी बॉडी का स्किन का कलर क्या होगा, आपके हेयर का कलर क्या होगा,
आइज का कलर क्या होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। ये सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपका क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होता है। इसमें मेल होगा कि फीमेल होगा, ये सारे चीज़ें भी आपके क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या होता है, स्टोर होता है। और इस क्रोमोसोम के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिक्स होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपके कोई भी आउटपुट जो होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। अब ये सेल्स जो डिवाइड होते हैं या फिर जो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मेयोसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा किसके बारे में, आपके सेल्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आपका क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और कहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या देखा हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक्स में सेल के बारे में समझा। सेल में फिर हम लोगों ने कहा सेल का काम कैसे वर्क करता है, वो अपने डिफरेंट जो वर्क्स है वो किस तरीके से लोगों मतलब डिवाइड किया हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स है, सेल मेम्ब्रेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कहते हैं वो कितने सेल में डिवाइड होता है, यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने यूकारियोटिक का फोटो देखा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। फिर हम लोगों ने प्रोकारियोटिक में देखा कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस है कि नहीं है, उसमें जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर होता है, ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर देखा। फिर यूकारियोटिक सेल के अंदर हम लोगों ने देखा क्या कहते हैं वो उसके अंदर डीएनए कहाँ स्टोर होता है, इसमें कौन किस तरीके से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसमें जीनोम क्या होता है, जीन्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में बात किया कि क्रोमोसोम क्या होता है, वो स्ट्रिंग ऑफ रैप डीएनए है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखा, ठीक है। प्लस क्या कहते हैं उसके अंदर जो भी क्रोमोसोम एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वजह से देखा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो मिटोसिस और मेसोसिस का क्या कहते हैं, ये आपके किस तरीके से होता है, ये आपके सेल्स के डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस जो होता है वो आपका सेल डिवीजन मतलब वही सेल जो होता है दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। जैसे इस तरीके से हमारा जो सेल के जो भी जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर भी चोट लग गया तो वहाँ पर जो सेल होता है वो क्या करते हैं, वहाँ पर रिप्रोड्यूस होने लग जाते हैं, वहाँ पर बाइंड करने लग जाते हैं ताकि क्या ब्लड का लॉस ना हो। तो वो सारी चीज़ें क्या होता है आपके मायोसिस प्रोसेस में, मिटोसिस में जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है। मायोसिस में क्या सा होता है कि आपके बोल सकते हैं कि जर्म सेल्स के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। इसमें कैसे रिप्रोड्यूस होता है, आपके स्पर्म्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं वो मेयोसिस के अंदर काउंट होता है। तो ये ध्यान में रखना है। अब इन सब चीज़ों को जो कलर या फिर जो भी चेंजेस होते हैं वो आई कलर, हेयर, हाइट, ये सारे चीज़ें किस पे डिपेंड करते हैं, आपके क्रोमोसोम के अंदर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हर एक ह्यूमन के अंदर 23 पेयर का क्रोमोसोम होता है, मतलब टोटल क्रोमोसोम कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है। एक 46 क्रोमोसोम इसके अंदर होता है, मतलब 23 का पेयर होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये पेयर में कैसा होता है कि जो 22 जो पेयर होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, मतलब आपके पापा मतलब के डैड से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है और आपके कुछ मॉम से इन्फॉर्मेशन आती है, उन दोनों को ऐड करने के बाद आपका पूरा जेनेटिक कोड तैयार होता है। और जिसमें अगर डैड के जो क्वालिटीज़ हैं वो अगर डोमिनेंट है तो आपका फेस स्ट्रक्चर, आपकी हाइट, आपका मतलब हाइट, आपका आइज़ का कलर, वो सारे के सारे किस पे जाता है, डैड पे जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बोलते हैं ना कि आपके जो बच्चे आपके पापा पे गई है, या फिर बोलते हैं आपकी बेटी आपकी मम्मी पे गई है, ऐसा बोला जाता है ना। वो ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो मॉम के जो जेनेटिक्स है वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं कंपेरेटिवली आपके डैड से, तो इस वजह से क्या होता है उनके जैसा लुक्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक चीज़ें जो आपको भी पता होगा, तो हम लोग यहाँ पे बेसिक्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो और प्लस इस क्रोमोसोम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि ये ना आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करते हुए, अपने आप को इवॉल्व करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ह्यूमन नेचर ही है कि वो कोई सी भी सिचुएशन में क्या होता है, अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होता है तो क्रोमोसोम के अंदर भी वैसे वैसे डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल
जैसे एग्जांपल है, कि जैसे आपको पहले के टाइम पे लोग खांसी सर्दी होता था तो लोगों में उसमें भी उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा केसेस था पहले स्टार्टिंग में, जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं था हमारे बॉडी के अंदर, तो क्या होता था, उससे हमारे बहुत से लोगों की डेथ हो जाती थी। बट अब क्या हुआ, आपका बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर चुका है, तो खांसी सर्दी इट्स लाइक अ नॉर्मल आपके डेली रूटीन जैसा होता है कि अब भाई आज खांसी या सर्दी है तो कल तक ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके आपका क्रोमोसोम भी क्या होता है, अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ इवॉल्व करता हो जाता है। अब देखो, अब एक क्रोमोसोम में कैसा होता है, मैंने बोला था ये 23 का पेयर होता है, ठीक है। 23 का पेयर होता है, जिसमें लास्ट आपका जो पेयर होता है, लास्ट पेयर होता है वो आपका एक्स होता है, एक फिक्स एक्स होता है, और एक जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो वाई होता है या फिर वो एक्स होता है, ठीक है, वाई या फिर एक्स होता है। अब ये जो पेयर होता है ये आपका क्या डिसाइड करता है, लास्ट का जेंडर डिसाइड करता है कि भाई जो बेबी बॉर्न होगा वो बेबी मेल है या फिर फीमेल है, वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक कोड के लास्ट पे 23rd पेयर जो होता है वो आपके जेनेटिक कोड यहाँ पर स्टोर होता है कि मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। अगर XX हुआ, मतलब अगर डैड ने भी XX आपका क्रोमोसोम दिया और मॉम ने भी अगर XX क्रोमोसोम दिया, अगर सिमिलर हुआ तो आपको क्या हुआ, बेबी गर्ल बॉर्न होती है, ठीक है, बेबी गर्ल बॉर्न होती है। अगर XY हुआ तो आपका बेबी बॉय बॉर्न होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि XX और XY। एक और चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो के साथ आपको एक चीज़ क्लियरिटी करना चाहता हूँ कि जो भी बेबी बॉर्न होते हैं या फिर वो मेल है या फिर फीमेल है, वो ओनली डिपेंड किसके ऊपर होता है, मेल के जेनेटिक पे डिपेंड होता है, मेल के ऊपर ही ये डिपेंड होता है कि जो बेबी बॉर्न होने वाला है वो मेल है या फिर फीमेल है। बिकॉज पहले के टाइम पे कैसा हुआ करता था कि लोग जो था पूरा ब्लेम किस पे डालते थे, फीमेल के ऊपर डालते थे कि जो लड़की पैदा हो गई है, और उसके वजह से क्या कहते हैं उनके ऊपर एट्रॉसिटी किया जाता था, जो भी हमारे आपको पता है सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो वो सारी चीज़ें आपके कहते हैं ध्यान रखना कि वो मेल के जेनेटिक कोड पे या मेल पे डिपेंड करता है, क्या कहते हैं कि कोई भी बेबी जो बॉर्न होने वाला है या तो मेल है या तो फीमेल है, ठीक है। क्योंकि फीमेल के पास हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम रहता है और जो दूसरा क्रोमोसोम होता है या एक्स या वाई वो आपके मेल के पास रहता है, ठीक है। अगर वाई आए तो बेबी बॉय है और एक्स आए तो फीमेल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये आपको थोड़े से बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन जो, और इसमें जो प्रोटीन एक अब देखो हर जगह प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और हर एक प्रोटीन क्या करता है आपके बॉडी के डिफरेंट जो काम होते हैं उनको वर्क करने में हेल्प करता है। तो सिमिलर वे में क्या कहते हैं, ये जेनेटिक कोड जो होता है आपका जो भी किस तरीके से वर्क करने वाला है वो प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है। अब ये प्रोटीन का एग्जाम्पल मैं दूँ, जैसे एक एग्जाम्पल है थ्रोम्बिन का। अब ये थ्रोम्बिन का काम क्या होता है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल कि कहीं पर भी चोट लग चुका है, कहीं पर चोट लग गया और खून बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। अब ये प्रोटीन क्या करता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन, ये आपका हेल्प करता है किसके अंदर, क्लॉटिंग द ब्लड को। जो भी ब्लड रिलीज हो रहा है उसको क्लॉटिंग करने के लिए हेल्प किया जाता है किसका, थ्रोम्बिन के द्वारा। एक प्रोटीन का नाम है, ये ध्यान रखने का, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ताकि क्या आपका जो ब्लड लॉस हो रहा है कहीं पर चोट लगने से वो चीज़ें ना हो, ठीक है। थ्रोम्बिन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये हम लोगों ने डीएनए और आपके क्रोमोसोम के बारे में और आपके क्या कहते हैं जेनेटिक जीन्स के बारे में देख लिया। इसमें कुछ और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब ये जो सेल है, ये जो डीएनए है, अगर इसको मैं और थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक दूसरे से बाइंड होते हैं, एक दूसरे से बाइंड होते हैं। और ये जो बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोन से बाइंड होते हैं। किससे बाइंड होते हैं, हिस्टोन से बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आपका हिस्टोन से बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब डीएनए के अंदर भी और भी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब और भी इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये आपका एडेनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन और यूनाइन से कनेक्टेड होते हैं। और इसमें एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डीएनए में जो आपका ग्रुप होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये पेयर जो होता है वो हमेशा AT का रहता है और यहाँ पर CG का पेयर रहता है। ये पेयर कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, हमेशा ये TA में कन्वर्ट हो जाएगा या GC में कन्वर्ट हो जाएगा, बट T और A हमेशा साथ में रहेंगे और G और C हमेशा साथ में रहेंगे। अब यहाँ पर अगर इसको देखो, यहाँ पर अगर जूम करूँ मैं तो येलो कलर क्या है आपका एंडोसाइन है, और जो रेड ऑरेंज कलर क्या है वो आपका थाइमाइन है। तो ये हमेशा देख लो, कोई भी पिक्चर यहाँ पर उठा के देख लो, ये हमेशा क्या रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। तो ये इनका एंडिडाइन और थाइमाइन जो है एक दूसरे से हमेशा साथ में ही रहते हैं। और CG जैसे फॉर एग्जांपल ग्यूआइन और साइटोसाइन, ये देखो हमेशा एक साथ पेयर में रहेंगे, हमेशा एक साथ पेयर में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंडिसाइन, थाइमाइन एक साथ रहते हैं, साइटोसाइन और ग्यूनाइन एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीएनए। तो डीएनए के बारे में इतनी देर से हम लोग बात करें, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है पहले वो देख लो। डायऑक्सिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, डायऑक्सिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर क्या होता है, इससे आपका, इसी को आपका फुल फॉर्म बोलते हैं डीएनए। अब डीएनए क्या होता है, इट्स अ एक्सट्रीमली लॉन्ग मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है आपके इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो एक्सट्रीमली लॉन्ग मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। अभी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आपके मेजर मॉलिक्यूल्स 3 होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए, एक होता है आरएनए और उसके अंदर होता है प्रोटीन। तो ये आपके मेजर मॉलिक्यूल्स हैं जो डिक्टेट करते हैं कि क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और वो सारी चीज़ें। और इस डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कॉम्पोनेंट क्या है, क्रोमोजोम। डीएनए से ही तो आपका क्रोमोजोम बनता है, ठीक है। जो क्रोमोजोम का पिक्चर हम लोगों ने पीछे देखा था, वो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन कैसे होता है आपके डीएनए के। तो उसके लिए मेन कंपोनेंट क्या है आपका, क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है। इसमें आपका डीएनए किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, आपके जीन के कैरेक्टरिस्टिक को आपके पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट सेल से लेके आपके क्या कहते हैं डॉटर सेल में पहुंचाने में हेल्प करता है डीएनए। आपके जो भी पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने के लिए कौन हेल्प करता है, डीएनए। और एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि आपका हर एक सेल, आपके बॉडी में हर एक सेल जो है वो क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मतलब उसके हर एक सेल के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए स्टोर होता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है, आप बॉडी का कौन सा सेल है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, बॉडी का कौन सा सेल है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, या फिर बोल सकते हो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। कौन सा ऐसा बॉडी का सेल है जो जहां पर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये आप लोगों का होमवर्क है, तो ट्राई करना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने के लिए कि कौन से सेल के अंदर आपका डीएनए नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक एलीज करके वर्ड सुना है आपको, आगे कभी टेस्ट के टाइम पे एलीज करके वर्ड आ सकता है। एलीज का मतलब होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके मॉम से कुछ पेयर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, डैड से कुछ पेयर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। अब इसमें से जो भी क्रोमोसोम क्या होता है, डोमिनेंट होता है, वो क्या होता है, उसका क्या कहते हैं बेबी पे, मतलब बेबी उस टाइप में दिखना स्टार्ट होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर और क्या कहते हैं आईज, हेयर, वो सारी चीज़ें क्या होते हैं उसके ऊपर होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलीज बोलते हैं। जो पेयर क्या होता है आपका डोमिनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलीज, ठीक है। ओके तो अब ये जो आपका डीएनए जो है वो आपका कैसा होता है कि रेप्लिकेटिंग मटेरियल होता है। मतलब वही मैंने आपको जो बताया ना कि हर एक जो सेल होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, आपके जो ओल्ड डीएनए है उसी का कॉपी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल है, वो सेल डिवाइड हो गया, 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। एक सेल था जो डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों सेल क्या एग्जैक्ट कॉपी होगा आपके किसके, आपके पहले वाले सेल से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपके हर एक बॉडी का सेल जो है वो एग्जैक्ट कॉपी है और उस पर हर एक सेल में आपका न्यूक्लियस स्टोर्ड होता है। जैसे बोलते हैं, और एग्जांपल दूं मैं, आपके फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं ना, वो यूनिक होता है। उसका यूनिक होने का रीज़न यही है कि वो आपके क्या होता है, हर एक सेल आपका डिफरेंट होता है हर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से, ठीक है। तो कभी भी आपका फिंगरप्रिंट कभी भी किसी दूसरे ह्यूमन के साथ कॉपी नहीं किया जा सकता। ये ध्यान में रखना, ये एक्सट्रीम चीज़ है कि आपका फिंगरप्रिंट हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा फ्रॉम द अनदर ह्यूमन से, ठीक है, अनदर स्पीसीज से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक 2006 में इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ ताकि आप इसका आंसर दे सको। तो इसका आंसर आपको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर देंगे तो मैं आपको उसका आंसर भी उसी के साथ वहाँ पर बता दूंगा कि करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो ट्राई टू कीप दिस आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं को 2006 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन वी यूज टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड। कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि चाइल्ड की पैटर्निटी क्या होता है, प्रोटीन से या फिर क्रोमोसोम काउंटिंग से, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डीएनए, या फिर चौथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो ये आपके ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर कि पेरेंटिंग ऑफ चाइल्ड किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये आपका होमवर्क है, तो आप जस्ट होमवर्क है या फिर कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आपको मैंने ये दूसरा होमवर्क दिया है, ठीक है। सिमिलर वे में एक और क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा।
एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट का नीचे एक रीज़न दिया गया है और आपको बताना है कि ये जो पहला स्टेटमेंट है उसका ये करेक्ट रीज़न है कि नहीं है, या फिर पहला स्टेटमेंट सही है या सेकंड स्टेटमेंट सही है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, असर्शन क्या बोला जा रहा है, इन अ ह्यूमन बीइंग द फीमेल प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये चीज़ें जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था ना, तो उसी के लिए स्टेटमेंट डाला गया कि इन ह्यूमन बीइंग द फीमेल प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब जो बेबी होगा उसका जो सेक्स होगा वो डिटरमाइन किस पे जाता है, ह्यूमन पे, फीमेल पे डिसाइड किया जाता है। ये इसमें स्टेटमेंट दिया है। रीज़न क्यों बोला कि वुमेन हैव द 2 क्रोमोसोम ऑफ एक्स, 2x क्रोमोसोम इस प्रेजेंट है, इस वजह से फीमेल डिसाइड करेगी कि जो बेबी का जो या बेबी जो बॉर्न हुआ है वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए क्या है, बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये ऑप्शंस है और ये आपका तीसरा होमवर्क हो गया जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये हम लोगों ने क्या यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, ताकि इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो करेक्ट पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। उन सब चीज़ों को बेसिक नॉलेज के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के बारे में जानना, आपको यूपीएससी के क्वेश्चन के बारे में जानना कि किसने यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर नहीं पूछे जा रहे, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तभी उसके हिसाब से क्या कर सकते हो आप अपने मतलब बोलते हैं ना कि तैयारी कर सकते हो, तैयारी जीत की। तो तैयारी जीत के लिए पहले आपको यही पता होना चाहिए कि तैयारी करने से पहले आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यूपीएससी के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, तो जिससे क्या होगा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस में पढ़ना क्या है, किस चीज़ तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका RDNA। अब RDNA का मतलब होता है आपका रिकॉम्बिनेंट DNA, मतलब आर्टिफिशियली किस तरीके से किसी भी DNA को हम बाहर से ला के आपके बॉडी में डालते हैं और उसे एक नया जीन का सीक्वेंस तैयार करते हैं, उसी के बारे में इसको बात किया गया है, RNA। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA, RDNA। ठीक है, तो ध्यान रखो इसका फुल फॉर्म में क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये इसमें होता कैसा है, फॉर एग्जाम्पल ये जीन जो है ये क्या कहते हैं, एक कोई डोमिनेंट जीन था। एक सेकेंड में दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो। ये सेट ऑफ जीन था, ये हम लोगों ने किसी पर्सन से लिया। ठीक है, जिस पर्सन का वो जीन जो चीज़ टाइप का हम लोग को चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को रेड आइज चाहिए, जैसे एग्जाम्पल रेड आइज चाहिए। अभी चलो यहाँ पे ग्रीन आइज का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे ग्रीन आइज ले लेते हैं। तो ग्रीन आइज चाहिए। ठीक है, एक बेबी एक मतलब एक पेरेंट्स है। ठीक है, एक पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स को अपने जो बच्चा बेबी बॉर्न होना चाहता है, इस बेबी का जो आइज़ है वो कौन से कलर का होना चाहिए, ग्रीन कलर का होना चाहिए। अब ये होगा कैसे, अब देखो इन दोनों में से तो मेल और फीमेल जो दोनों पेरेंट्स हैं उनके पास किसी के पास भी क्या नहीं है, उस कलर का आइज़ नहीं है, बट इनको चाहिए कि इनके बेबी का वो कलर का आइज़ हो। अब होगा क्या कि ये हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में मतलब ऐसा अलाउड नहीं है, बट सुन लो तो मैं बता रहा हूँ कैसे वर्क करता है। तो अब क्या करेंगे, एक पर्सन है जिसके पास क्या है, क्या कहते हैं, ग्रीन कलर की आइज़ है, तो इसका DNA लिया जाएगा। इसके DNA के जिस पार्ट में जीन में आपके आइज़ के जो इन्फॉर्मेशन है जो स्टोर्ड है उसे क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा। और इसको कट करने के बाद क्या किया जाएगा, जो भी आपके ओरिजिनल जीन है, मतलब आपके पेरेंट्स, मतलब जो भी पेरेंट्स है उनके जीन को लिया जाएगा। एक आपका फॉर एग्जांपल ये लिया एक पर्सन के जीन से। ठीक है, जो पर्सन क्या है, जिसके पास ग्रीन आइज़ है, और ये वेक्टर क्या है, आपके पेरेंट का मिक्सचर ऑफ जीन है। अब इस जीन को क्या किया जाएगा, इसके तरह ऐड किया जाएगा, इसमें इसको ऐड किया जाएगा। और जब इसको ऐड किया जाएगा तो जब बेबी बॉर्न होगा, अब जो बेबी बॉर्न होगा तो उसकी आइज़ क्या होगी, ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, ग्रीन कलर की आइज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, किसी और का DNA का, किसी और का जीन उठा के आपके DNA में इंसर्ट करना, और उस इंसर्ट करने के बाद आपके जो जीन का सीक्वेंस है या फिर जो आपके DNA का सीक्वेंस है उसको चेंज करना। ठीक है, तो ये ध्यान, इसको बोलते हैं RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, अब हम लोग RNA के बारे में बात करते हैं। RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक, ठीक है, इसको भी क्या कहते हैं, ये लिविंग सेल्स होता है। अब उसके अंदर कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल DNA में कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है किसी और
क्या कहते हैं बॉडी के पार्ट्स को, तो ये जो ट्रांसफरिंग या फिर जो ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए। मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक कोई इंफॉर्मेशन लेके जाना है तो वो कैसे लेके जाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द आरएनए। मतलब ये एक टाइप का मैसेंजर होता है बिटवीन द शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी भी बॉडी पार्ट में कोई प्रोटीन स्टोर करना है, मतलब स्टोर इन द सेंस प्रोड्यूस करना है, किसी भी बॉडी पार्ट से क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, क्या एक प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो किस में है, इंफॉर्मेशन वो आपके डीएनए के अंदर स्टोर्ड है। अब ये प्रोटीन प्रोड्यूस कैसे होगा, ये इंफॉर्मेशन, ये डीएनए इंफॉर्मेशन क्या करेगा, अपना भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो डबल स्ट्रैंड है, मतलब दो यहाँ पर दो आरएनए को मिक्स करके डीएनए बनाया। तो सिमिलर वे में इसमें सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या करेगा, एक मैसेंजर का काम करेगा और ये उस बॉडी के पार्ट तक लेके जाएगा और वहाँ पर बताएगा कि किस तरीके से क्या होता है, आपका प्रोटीन जो है यहाँ पर रिलीज होगा। तो ये सारा काम कौन करता है, एज अ मैसेंजर का काम कौन करता है, आपका आरएनए, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझा किसके बारे में, डीएनए, आरएनए, क्वेश्चन समझा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने जीन्स के बारे में देखा, जीन बात देखा, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, प्रोटीन कैसे वर्क करता है इसमें। फिर हम लोगों ने देखा यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर कवर किया है। तो हम लोगों ने बेसिक थोड़ा बहुत समझ लिया है कि बायोटेक्नोलॉजी में किस किस टर्म के रिगार्डिंग आपको समझना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर कर दिया। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आएगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन एंड देन क्या कहते हैं, कमेंट में भी बताइए कि अगर कोई भी आपको डाउट्स है या फिर आपको सेशन अच्छा लगा तो जस्ट लाइक उसके बारे में हमें बताइए, ठीक है। थैंक यू एंड अ वेरी हैव अ नाइस डे।